हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर के विषय में। हम डायोड एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे डायोड के एप्लीकेशंस के विषय में। डायोड के एप्लीकेशंस में हमने सबसे पहला एप्लीकेशन उठाया था, हमने लिया था रेक्टिफायर के विषय में। तो हम लोग रेक्टिफायर के विषय में पढ़ रहे थे। रेक्टिफायर का हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि मुख्य रूप से रेक्टिफायर हम दो प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। पहला होता है आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर, सेकंड आता है फुल वेव रेक्टिफायर। फिर अगेन हमने जो फुल वेव रेक्टिफायर्स थे उन्हें दो भागों में बांटा था। पहला था सेंटर टैप टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, सेकंड होता है आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर। तो आज हम जो पढ़ेंगे, हम फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। देखिए, सेंटर टैप्ड जो कि ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन है, इसे हम जनरली यदि बुक में देखें तो इसे फुल वेव रेक्टिफायर ही बोला जाता है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर दोनों ही फुल वेव रेक्टिफायर्स होते हैं। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, आज हम इसके विषय में जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और कैसे इसमें हमें धारा प्राप्त होती है। देखिए, जैसे नाम से ही स्पष्ट है फुल वेव, इसका मतलब कि हमें यहाँ पे हर एक समय पर वेव फॉर्म्स हमें प्राप्त होगी या वोल्टेज या धारा हमें हर एक समय पर प्राप्त होगी। जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा था कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है वहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट प्राप्त नहीं होता है, कोई भी डीसी आउटपुट प्राप्त नहीं होता। लेकिन फुल वेव में हमें हर एक समय में, चाहे पॉजिटिव साइकिल आए या नेगेटिव साइकिल आए, दोनों स्थितियों में हमें धारा प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हम उपयोग करते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का। इसमें जिस ट्रांसफार्मर का आप उपयोग करेंगे वह होगा सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में से एक टैपिंग निकाल ली जाती है, एक कॉमन पॉइंट निकाल लिया जाता है। अर्थात कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड इनपुट के लिए 2 कनेक्शंस होंगे और आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमारे पास 3 कनेक्शंस उपलब्ध होंगे। तो चलिए हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले हमें एक ट्रांसफार्मर चाहिए होगा कि ये मैं एक ट्रांसफार्मर लगा देता हूँ। ये स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा। जैसे आप सेंटर टैप ट्रांसफार्मर को यदि आप देखेंगे तो ये आपको कुछ इस रूप में देखने के लिए मिलेगा। इसकी क्लासिफिकेशन आपको ऐसी मिलेगी 606, 909 या 12012, कुछ इस प्रकार के आपको जो ट्रांसफार्मर्स मिलेंगे वे कहलाते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। देखिए, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी कॉइल होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसमें से एक टैपिंग निकली हुई होती है जो कि कॉमन पॉइंट की तरह कार्य करेगी। अब देखिए, हम इसे सबसे पहले एसी सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर को। हमने यहाँ पे एसी विभवांतर आरोपित किया। एसी विभवांतर मैंने आपको बताया था कि हम दर्शाते हैं V = V0 साइन ओमेगा टी से। ये हमारा इनपुट हो गया ट्रांसफार्मर के लिए, ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, ये हो गई आपकी सेकेंडरी कॉइल। अब देखिए, इसमें जो हमारे पास पॉइंट्स हैं 606 में, ये फर्स्ट पॉइंट 6 का, ये 0, ये 6, ये जो बीच वाला पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट कहलाता है। तो कॉमन पॉइंट को छोड़कर हमारे पास जो 2 बाकी के पॉइंट हैं उनमें हम एक एक डायोड जोड़ देते हैं। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि जो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है, इसके निर्माण में हमें 2 डायोडों की आवश्यकता होती है। हमने दोनों डायोडों को सेम डायरेक्शंस में यहाँ पे ऐड कर दिया। मैं डायोड के पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। ये नेगेटिव पॉइंट, उल्टा हो गया, सॉरी, ये पॉजिटिव पॉइंट, ये नेगेटिव पॉइंट। सेम ऐसा ही इस डायोड का, ये पॉजिटिव पॉइंट, ये नेगेटिव पॉइंट। अब देखिए, हमने दोनों में जब डायोड को जोड़ा, उसके बाद में इन दोनों को हम कर देते हैं शॉर्ट। इन दोनों टर्मिनल्स को हम कर देते हैं शॉर्ट। अब देखिए, सुविधा समझने के लिए इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों जुड़े हुए हैं, यहाँ से हम एक कनेक्शंस निकालते हैं और यहाँ पे हम जोड़ देते हैं कॉमन पॉइंट, और इसके बीच में हम एक लोड रेजिस्टेंस या RL हम जोड़ देते हैं। इसी RL के अक्रॉस हम देखेंगे कि धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो ये आपका जो कंस्ट्रक्शन हुआ, ये जो सर्किट बनी, ये आपका कहलाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन किस प्रकार का? सेंटर टैप टाइप का फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखिए, इसका हम व्यवहार देखेंगे कि ये इनपुट AC के साथ कैसे ये कार्य करेगा। ये हमारी AC वेवफॉर्म हो गई। ये हमारा, हम यहाँ पे वोल्टेज ले लेते हैं, इस एक्सेस पे हम लेंगे टाइम को, समय के साथ परिवर्तन। ये आपकी इनपुट वेवफॉर्म हो गई। अब यहाँ पे आपको आउटपुट प्राप्त होगा। ये आपका इनपुट हो गया, इनपुट AC। अब आपको यहाँ पे आउटपुट AC, आउटपुट DC आपको देखने मिलेगा। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये कैसे कार्य करता है।
सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एसी धारा होती है यह धनात्मक और ऋणात्मक चक्रों के रूप में चलती है। सबसे पहले यहाँ पे जब पॉजिटिव साइकिल आएगा एसी का, जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो देखिए जब यहाँ पॉजिटिव साइकिल आएगा तो हम ये जो सिरा है ये सिरा पॉजिटिव विभवांतर पे हो जाएगा। यहाँ पे जो विभव होगा वो पॉजिटिव होगा और जो नीचे होगा इसके सापेक्ष, इस पॉजिटिव के सापेक्ष यहाँ पे ऋणात्मक होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो डायोड आपका D1 है, ये D1 डायोड का धनात्मक सिरा इस पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो आपका डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, है ना। जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड जो D1 है वह हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस में, और जो आपका डायोड D2 है आप देखेंगे इसका पॉजिटिव सिरा इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो डायोड आपका D2 हो जाएगा रिवर्स बायस में। तो हम जानते हैं कि डायोड जो होता है हमारा फॉरवर्ड बायस में ही कार्य करता है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तब हमारा केवल डायोड D1 कार्य करेगा। डायोड D1 कार्य करेगा तो डायोड D1 से होकर जाने वाली धारा इस RL से होते हुए रेजिस्टेंस से इस कॉमन पॉइंट में चली जाएगी। तो डायोड D1 के कारण जो धारा प्रवाहित हो रही है हम इसे बोल देते हैं I1। तो देखिए I1 धारा की दिशा RL से होते हुए ये कॉमन पॉइंट तक जा रही है। तो यहाँ पे हमें जो साइकिल प्राप्त होगी वह भी कुछ इस प्रकार की होगी। अब देखिए इसके बाद जस्ट जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, ये जब उसका नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा एसी का, तो यहाँ पे ये सिरा हो जाएगा नेगेटिव और जो सेकेंडरी साइड का सिरा है वह हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए इनकी पोलैरिटी चेंज हो गई, जहाँ पे पहले पॉजिटिव था अब वह सिरा नेगेटिव हो गया है और जो नेगेटिव था वह पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंटरचेंज होने के कारण अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो डायोड D1 है, जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आई तो आपका जो डायोड D1 है वह रिवर्स बायस में हो गया है और जो आपका डायोड D2 है वह फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अब देखिए नेगेटिव में डायोड D1 आपका रिवर्स बायस में है और डायोड D2 आपका फॉरवर्ड बायस में है, क्योंकि पॉजिटिव सिरा इस पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो आपका डायोड D2 कंडक्ट करेगा, डायोड D2 से होते हुए धारा प्रवाहित होगी। अब हम डायोड D2 से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को देखते हैं। तो देखिए डायोड D2 से धारा कुछ इस दिशा में जाएगी और यहाँ से घूमते हुए लोड RL से होते हुए कॉमन पॉइंट में चली जाएगी। तो हम इस धारा को बोल देते हैं I2। अब आप देखेंगे कि दोनों स्थिति में जब डायोड D1 कार्य कर रहा था धनात्मक अर्धचक्र के समय, तब भी धारा की दिशा वही थी, I1 की दिशा वही सेम थी RL से होते हुए कॉमन पॉइंट में, और जब डायोड D2 कंडक्ट कर रहा है तब भी आपकी धारा की दिशा I2 RL से होते हुए कॉमन पॉइंट की तरफ है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों स्थितियों में जब धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र आ रहे हैं तो हमारी धारा की दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है। जब धारा की दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है तो ये जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तब भी हमें वेव फॉर्म प्राप्त होगी पॉजिटिव। क्योंकि धारा की दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ इस कारण हमें सभी वेव फॉर्म धनात्मक मिलेंगी। तो देखिए जो नेगेटिव था, नेगेटिव सिरे में भी हमें पॉजिटिव वेव फॉर्म प्राप्त होगी। फिर अगेन जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तभी हमें पॉजिटिव वेवफॉर्म्स प्राप्त होगी और ये क्रिया निरंतर चलते रहेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमें जो डीसी यहाँ से प्राप्त हुई है, डीसी हमें प्राप्त होती है पल्सेटिंग डीसी। ये जो पल्सेटिंग डीसी होगी, अब आप हम यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी की यदि हम बात करें तो देखिए ये आपके पास एक मैंने लाइन ड्रॉ करी, यहाँ तक इस बिंदु तक, इस पॉइंट तक एसी की एक साइकिल कंप्लीट हो रही थी। एसी का एक पूरा चक्र यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था। लेकिन इस स्थिति में देखेंगे कि इस वेव फॉर्म में जितने समय में एसी की एक साइकिल पूर्ण हो रही थी उतने समय में यहाँ पे डीसी की 2 साइकिल्स पूर्ण हो जा रही है, 2 चक्र डीसी के पूर्ण हो जा रहे हैं। अर्थात कि जब हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वह फ्रीक्वेंसी 2 गुना हो जाएगी। किसकी? फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट या एसी करंट की। यहाँ पे आवृत्ति आपकी 2 गुना हो जाती है। आवृत्ति आपकी 2 गुना हो गई, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर में या सेंटर टैप टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में जो आपकी आवृत्ति है, आवृत्ति का मान 2 गुना हो जाता है, इनपुट आवृत्ति से 2 गुना हो जाता है। यदि आप 50 हर्ट्ज की आवृत्ति इनपुट में देते हैं तो आपको 100 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज की आवृत्ति आउटपुट में प्राप्त होगी। अब यदि हम यहाँ पे प्राप्त होने वाले डीसी वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज ऑफ डीसी यहाँ पे कितना प्राप्त होगा? 0.636 ऑफ वीएम। मैक्सिमम वोल्टेज का 0.636 गुना आपको यहाँ पे वोल्टेज प्राप्त होगा डीसी में। यदि हम इसे आरएमएस के रूप में लिखना चाहें तो 0.636 इंटू √2 ऑफ वी आरएमएस। यदि आरएमएस मान के विषय में हम लिखना चाहें तो 0.636 मल्टीप्लाई बाई
√2 VRMS। ये इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 0.9 के समथिंग आपको प्राप्त हो जाएगा। 0.9 के समथिंग आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि जो भी आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, इनपुट जो आप AC दे रहे हैं ट्रांसफार्मर से डाउन करने के पश्चात लगभग उसका 90% DC आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इसकी इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी या दक्षता की बात करें, इसकी जो दक्षता होती है वह होती है 81.2%, इसीलिए इसका काफ़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। हम हाफ वेव रेक्टिफायर का ज़्यादा उपयोग ना करके हम फुल वेव रेक्टिफायर्स का उपयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि इनकी दक्षता ज़्यादा होती है और हमें यहाँ पे आउटपुट भी ज़्यादा प्राप्त होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। यदि इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए वीडियो को यदि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हो। अब देखिए इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा रह जाता है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर। तो ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।